वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डिनिस आशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का आंकड़ों का हम लोग विश्लेषण के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वर्ग की सीमाएं क्या है, सीमा के प्रकार के बेस पे देखे थे। अब उसी का आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं बहुलक के बेस पे। ठीक है, बहुलक के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट होगा और बहुलक किसके बेसिस पे रहेगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से बहुलक के बेस पे देख लेते हैं भाई। बहुलक के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो बहुलक जो कि मोड के बेस पे आता है। ठीक है, बहुलक को हम लोग मोड के बेस पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बहुलक को जानने से पहले आप लोगों को ये आरोही के बेस पे जानना है। आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम को ही यहाँ पर बोला जाता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को बोला जाता है बढ़ते क्रम। ठीक है, इसको क्या क्रम बोला जाता है? बढ़ते क्रम बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है बढ़ते क्रम। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं बढ़ते क्रम के बेस पे। बढ़ते क्रम के बेस से आप लोगों को ये जैसे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये तो छोटे क्लास में आप लोग जानते ही हैं। और दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जैसे कि 6 5 4 3 2 1, आप लोगों का असेंडिंग के बेस पे हो जाएगा। असेंडिंग ये हो जाएगा। डिसेंडिंग के बेस, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग असेंडिंग के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग डिसेंडिंग के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि ये असेंडिंग ऑर्डर किसके बेस पे रहेगा और डिसेंडिंग ऑर्डर किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे देख सकते हैं और दूसरा को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक आरोही क्रम हो जाएगा और एक अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। आरोही क्रम बढ़ते क्रम के बेस पे, असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम में अवरोही क्रम के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करा सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक आपके पास असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे हो जाएगा और एक आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो असेंडिंग के बेस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग डिसेंडिंग के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, 6 5 4 3 2 1 किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम के बेस पे देख सकते हैं, अवरोही क्रम 6 5 4 3 2 1 घटते क्रम के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुलक, ठीक है, किसी भी प्रेक्षण सारणी, किसी भी प्रेक्षण सारणी को हम आरोही के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, ठीक है, और आरोही के साथ आप अवरोही में भी व्यवस्थित कर सकते हो। आरोही के साथ आरोही के साथ आरोही के साथ व्यवस्थित करने पर प्रेक्षण बराबर मात्रा में लिया जाता है। आरोही के साथ व्यवस्थित करने पर ही प्रेक्षण को लिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रेक्षण सारणी को हम आरोही के रूप में व्यवस्थित करते हैं। आरोही के साथ व्यवस्थित करने पर ही प्रेक्षण को लिया जाता है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी को हम
आरोही के रूप में व्यवस्थित करते हैं। आरोही के साथ व्यवस्थित करने पर ही प्रेक्षण को लिया जाता है। तो आरोही क्रम के बेस हो जाएगा, एक अवरोही क्रम के बेस हो जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है आप लोग पास असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में, ठीक है। तो असेंडिंग के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग डिसेंडिंग के बेस पे जान सकते हैं, ठीक है, कि असेंडिंग के बेस पे क्या हो जाएगा और डिसेंडिंग के बेस में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है। तो असेंडिंग के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग डिसेंडिंग के माध्यम से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो असेंडिंग के बेस पे क्या हो जाएगा और दूसरा डिसेंडिंग के माध्यम से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो बहुलक के बेसिस पे हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं भाई कि आरोही क्रम के बेस पे क्या हो जाएगा और अवरोही क्रम के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक को हम लोग आरोही के बेस पे देख लेते हैं और एक को हम लोग अवरोही के बेस पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आरोही के बेस पे क्या हो जाएगा और अवरोही के बेस पे क्या हो जाएगा, ये दो चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चलते हैं भाई, ठीक है। तो बहुलक के बेस पे देख लेते हैं, एक आरोही के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, एक अवरोही के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा। तो बहुलक के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि एक आरोही के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है और एक बढ़ते क्रम के बेसिस पे क्या होता है और एक घटते क्रम के बेसिस पे क्या होता है। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो एक को हम लोग बहुलक के बेस पे देख लेते हैं और एक को हम लोग आरोही और अवरोही के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुलक के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो बेसिकली आरोही क्रम में तो आप लोगों को लिखना आ ही जाएगा कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और अवरोही क्रम में भी लिखना आ जाएगा कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। अब यहाँ से बहुलक को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये बहुलक की परिभाषा कैसी होती है। बहुलक के बेस पे देखते हैं, ठीक है। किसी भी प्रेक्षण सारणी में, किसी भी प्रेक्षण सारणी आंकड़ा में, किसी भी प्रेक्षण सारणी किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति, किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की उस प्रेक्षण सारणी या आंकड़े की उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है, ठीक है। ये आप लोगों के बहुलक के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है, ठीक है। तो बहुलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है भाई, ठीक है। तो इसको बहुलक के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। तो ये बहुलक के माध्यम से हो जाएगा भाई कि हमारे पास ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या उस किसी भी
प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुलक के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। उस प्रेक्षण सारणी की क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुलक के माध्यम से जान सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुलक के बेस पे जान सकते हैं भाई कि बहुलक किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और बहुलक किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो प्रेक्षण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं या आंकड़ों के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग प्रेक्षण, दूसरा आंकड़ों के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। प्रेक्षण के माध्यम से क्या हो जाएगा और आंकड़ों के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। चाहे वह प्रेक्षण सारणी के बेस से हो, चाहे वह आंकड़ों के बेस से हो, चाहे वह प्रेक्षण सारणी के बेस से हो, चाहे आंकड़ों के बेस हो। जैसे कि यहाँ पर प्रेक्षण में आ गया है 1, 5, 3, 4, 3, 11, 13, 3, 19, 420, 3, 17, 3, 8, 7, 5, 3, दूसरा 20, 10, 40, 100, 20, 30, 20, 90, 20, 110, 20, 440। तो पहला में देखिए, पहला कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखते हैं तो 3, 3, 3, 3, 3, 3, 20, 20, 20, 20, 20। ये क्या है भाई? ये आप लोगों को बहुलक है। ये आप लोगों के किसके अंतर्गत आएगा? मोड के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप लोगों के बहुलक के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा भाई? ये आपके बहुलक के अंतर्गत आएगा। ये किस किस अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है भाई, ठीक है। तो बहुलक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी की या आंकड़ों में किसी भी संख्या की
बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक। तो ये आप लोग के बहुलक के बेस हो जाएगा। तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के बहुलक के बेस पे आ जाएगा भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रेक्षण सारणी में या फिर आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो वो उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो बहुलक के बेस पे भी आपके पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई कि किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक। तो ये आप लोगों के बहुलक के बेस पे हो जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो किसी भी प्रेक्षण सारणी या आंकड़ों में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति उस प्रेक्षण सारणी की बहुलक कहलाती है। तो बहुलक के बेस पे ये कंटेंट आप लोगों के पास आ जाएगा भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हर किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आता है भाई? यहाँ पर जो कंटेंट होता है प्राकृत संख्या के बेस पे आता है। ठीक है, एक आपके पास प्राकृत संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या के बेस पे आता है। समांतर माध्य को इससे पूछ सकता है भाई पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं, फिर इसको पूर्ण संख्या, फिर इसको देखते हैं पूर्णांक संख्या, फिर इसको देखते हैं परिमेय संख्या, फिर इसको देखते हैं अपरिमेय संख्या, फिर इसको देखते हैं वास्तविक संख्या के बेस पे। ठीक है, कि ये किसके बेसिस में आएगा। ठीक है, तो पहला प्राकृत के बेस पे होता है, दूसरा पूर्ण, तीसरा पूर्णांक, चौथा परिमेय, पांचवा अपरिमेय, छठवां वास्तविक। ठीक है, तो पहला हम लोग प्राकृत संख्या के बेस पे देख लेते हैं। पहला किसके बेस पे देख लेते हैं भाई? इस चीज़ को हम लोग प्राकृत संख्या के बेस पे देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। तो ये पहला आप लोग प्राकृत संख्या के बेस पे रहेगा। ठीक है, पहला हम लोग इस चीज़ को देखेंगे प्राकृत संख्या के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बेस पे हमारे पास ये गिनती या गणना वाले संख्या जो आता है, गिनती या फिर गणना वाला संख्या जो आता है, गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या कहलाता है, गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर n के बेस पे देखते हैं तो n इक्वल टू हमारे पास ये कंटेंट आता है आप लोग पास 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, एटसेट्रा के बेस पे आता है। क्लियर? तो प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बेस पे ये हमारे पास हो जाएगा भाई। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बेस पे रहेगा तो यहाँ पर गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं भाई। गिनती या गणना वाली संख्या क्या कहलाते हैं?
प्राकृत संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 8 एक्सेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा के माध्यम से। ठीक है, तो गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गिनती के रूप में रहेगा या फिर गणना के रूप में रहेगा। ठीक है, तो गिनती या गणना के रूप में बेसिस पे रहेगा, तो गिनती या गणना वाले संख्या क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या कहलाते हैं भाई। जैसे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा के बेस हो जाएगा, तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा के माध्यम से हो जाएगा, तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं भाई। जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा के माध्यम से। ठीक है, तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेस पे आएंगे भाई, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके डील कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, और गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं भाई, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। तो गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। पूर्ण संख्या के बेस पे देख सकते हैं तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा के बेस पे। फिर एक को हम लोग पूर्ण संख्या के बेस पे जान सकते हैं, फिर एक को पूर्णांक संख्या के बेस पे जान सकते हैं, फिर एक को परमेय संख्या, फिर एक को अपरमेय संख्या, फिर एक को वास्तविक संख्या के माध्यम से जान सकते हैं। तो प्राकृत संख्या के बेस पे देखेंगे तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा के बेस पे। ठीक है, और दूसरा पूर्ण संख्या के बेस हो जाएगा, फिर तीसरा पूर्णांक संख्या हो जाएगा, फिर चौथा परमेय संख्या हो जाएगा, फिर पांचवा अपरमेय संख्या, फिर छठवां वास्तविक संख्या के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा। तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा के माध्यम से। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि गिनती के बेस पे क्या हो जाएगा और गणना के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला गिनती या गणना के रूप में देखते हैं तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपके पास ये आता है भाई, आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे पहली प्राकृत संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे पहली प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, फिर
सबसे पहली प्राकृत संख्या, फिर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो एक को हम लोग सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बेस पे देख सकते हैं, फिर एक को सबसे पहली प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं, क्लियर। तो एक कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं, एक को सबसे पहली प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं, एक को सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, फिर सबसे पहली प्राकृत संख्या, फिर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 डैश एटसेट्रा के माध्यम से, ETC के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे पहली प्राकृत संख्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 डैश 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 एटसेट्रा के माध्यम से, ETC के माध्यम से, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बेस पे देखेंगे तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बेस पे हमारे पास क्या आता है, 1। सबसे पहली प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर आता है 1, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कंटेंट के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बेस पे हो जाएगा जो कि 1 के अकॉर्डिंग में रहेगा, सबसे पहली प्राकृत संख्या जो कि 1 के अकॉर्डिंग में रहेगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसके कंटेंट में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसके बेस पे होता है, सबसे पहली प्राकृत संख्या किसके बेस पे होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या किसके बेस पे होता है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 के बेसिस पे होती है, सबसे पहले प्राकृत संख्या भी 1 के बेसिस पे होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या याद नहीं किया जा सकता, ये इस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली प्राकृत संख्या के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बेस पे देखेंगे तो यहाँ से ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से। तो गिनती या फिर गणना वाले संख्या क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो गिनती या गणना वाले जितने भी संख्या रहते हैं वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी हम लोग प्राकृत संख्या के बेस पे पढ़ते हैं भाई तो ये प्राकृत संख्या के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, तो गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या को शो अप करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, ठीक है। तो सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, यहाँ से दिख भी रहा है भाई। और सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है, ये भी इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब जब पूर्ण संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग में आप लोग जो मीन आएगा, यहाँ पर आप लोग के पास जो मीन समांतर माध्य ज्ञात करने का आएगा भाई, क्या ज्ञात करने का आएगा, समांतर माध्य, ये आप लोगों का ये नंबर सिस्टम के बेसिस पे रहता है। अब
पूर्ण संख्या के बेस पे देख लेते हैं। जैसे कि गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 एटसेट्रा के माध्यम से है ये, ठीक है। तो गिनती या गणना वाली संख्या के माध्यम से देखते हैं तो ये प्राकृत संख्या कहलाते हैं। क्लियर। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 के बेसिस पे है, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 के बेसिस पे है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। और सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एक को हम लोग गिनती या गणना के रूप में देख सकते हैं भाई, कि गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 ETC के माध्यम से। क्लियर। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 के बेस पे रहेगा, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 के बेसिस पे रहेगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो गिनती या गणना वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 ETC के माध्यम से एटसेट्रा हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 के बेसिस पे होता है, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 के अकॉर्डिंग में रहेगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं, सबसे पहली प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं। इस चीज़ को तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो एक गिनती या गणना वाले संख्या के रूप में रहता है, ठीक है। तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, ठीक है। गिनती या गणना वाले संख्या क्या कहलाते हैं भाई, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। जैसे n के बेस पे रहता है, जो कि 1 2 3 4 5 डैश 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 ETC के माध्यम से रहता है, ठीक है। तो पहला प्राकृत संख्या के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि गिनती या गणना वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 के बेस पे रहेगा, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 के बेसिस पे रहेगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एक को हम लोग गिनती या गणना वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के बेस पे रहेगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 कहलाती है, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 कहलाती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं। पूर्ण संख्या के बेस पे देखते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में शून्य को प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डैश 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 ETC एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग W के माध्यम से भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इस चीज़ को वाइट के बेस पे, जैसे W इक्वल टू, ये आप लोग के W के जैसे यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, जैसे W इक्वल टू के बेस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से, ठीक है।
तो पूर्ण संख्या के लिए आप लोग इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं भाई कि पूर्ण संख्या किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग पूर्ण संख्या के माध्यम से जान सकते हैं भाई। पूर्ण संख्या के लिए हमारे पास ये W के अकॉर्डिंग में है। ठीक है। तो प्राकृत संख्या गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 डैश 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 एट्सेट्रा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे W = 0 1 2 3 4 5। ठीक है। पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है। तो प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार किसको, प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार आपका इस कंटेंट के अनुसार कहलाएगा भाई। ठीक है। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। पूर्ण संख्या के लिए देखते हैं तो प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे W = 0 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं, गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या के बेस पे देखते हैं तो प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या के बेस पे देखते हैं तो प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये आप लोगों के पूर्ण संख्या के बेसिस पे रहेगा। ठीक है। ये आप लोगों के किसके बेस पे रहेगा, पूर्ण संख्या के बेसिस पे रहेगा। तो जब भी हम लोग समांतर माध्याय के बेस पे देखते हैं भाई, एक प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे W = 0 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 1। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं भाई कि गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा के माध्यम से। पूर्ण संख्या के बेस पे जान सकते हैं भाई कि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बेस पे देखेंगे आप यहाँ से सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे पहली पूर्ण संख्या और तीसरा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। ठीक है।
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बेस पे देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बेस पे देख सकते हैं भाई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होता है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये क्या है? इम्पॉसिबल, असंभव है। ठीक है, ये असंभव है, ये भी असंभव, क्योंकि किसी एक संख्या में एक और संख्या जोड़ेंगे तो वहाँ पर अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। इस कारण से सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। और इसी प्रकार सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी ज्ञात करना क्या है? संभव नहीं है। इसी तरीके से सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है क्योंकि इसकी शुरुआत 1 से होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है क्योंकि इसकी शुरुआत शून्य से होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। ये गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे w = 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो प्राकृत संख्या के बेस पे गिनती या गणना वाले संख्या आएंगे, और प्राकृत संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर देंगे तो बना संख्या परिवार आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के बेस पे हो जाएगा भाई। तो पहला प्राकृत संख्या के बेस पे है और दूसरा पूर्ण संख्या के बेस पे है। ठीक है, अब तीसरा को देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों सहित, शून्य तीनों सहित, तीनों सहित संख्या परिवार। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य शून्य तीनों सहित संख्या परिवार पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहलाती पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों सही संख्या परिवार पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसमें प्लस भी हो, जिसमें माइनस भी हो, जिसमें शून्य तीनों भी हो, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस जीरो तीनों शामिल होता है। ठीक है,
इसलिए पूर्णांक संख्या को आई या जेड से दर्शाया जाता है दर्शाया जाता है। आई या जेड कर लो यहाँ के माध्यम से, ठीक है। और इस चीज़ को लिख लो भाई -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य किसके बेस पे रहता है। प्राकृत संख्या गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे w = 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ठीक है। पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों सही संख्या परिवार पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस जीरो तीनों होता है, इसलिए पूर्णांक संख्या को आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। आई या जेड = -3 -2 -1 0 +1 और +2 हो जाएगा, ठीक है, और +3 हो जाएगा। जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो प्राकृत संख्या हम लोग क्या देखें कि गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या पर पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे w = 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों सही संख्या परिवार क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, जीरो भी होता है। पूर्णांक संख्या को आई या जेड से दर्शाता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों के पास माइनस के बेसिस, जिस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ से जानते हैं कि जीरो के बेस पे, ठीक है, कि जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया है, उसी प्रकार जीरो के पीछे एक माइनस की भी दुनिया है, ठीक है। ये माइनस के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो दायां साइड प्लस होता है, बायां साइड माइनस होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया, जीरो के पीछे एक माइनस की दुनिया, ठीक है। तो जीरो के पीछे एक प्लस की दुनिया, जीरो के पीछे एक माइनस की, जीरो को प्लस, जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया, तो जीरो के पीछे एक माइनस की दुनिया, जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया, तो जीरो के पीछे एक माइनस की दुनिया के बेसिस पे, इसलिए गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। जैसे n के बेस पे जान सकते हैं पूर्ण संख्या को, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे w = 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों सही संख्या परिवार पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या प्लस माइनस जीरो पूर्णांक संख्या को आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रमेय संख्या के माध्यम से देखते हैं, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। परिमेय संख्या को क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि परिमेय संख्या को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। तो जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है, परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्यों के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं तो क्यों के माध्यम से आता है 1/2 -3/2, जीरो भी आता है क्योंकि 0/1 होता है, -5/4 3/9, इस माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं,
जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं भाई, ये क्यू के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से परमेय संख्या के बेसिस पे आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो परमेय जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक शर्त होता है जहाँ पर क्यू यहाँ पर इसको क्या होता है, पी बाई क्यू होता है, यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बेस पे होता है, ठीक है। तो परमेय संख्या को हम लोग क्यू के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को दर्शाते हैं भाई, ठीक है। तो जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्राकृत संख्या, गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। पूर्ण संख्या के माध्यम से देखते हैं तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे w इक्वल 0 1 2 3 4 5 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। और परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित संख्या परिवार पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस 0 तीनों होते हैं। पूर्णांक संख्या को आई एच जेड्स कहते हैं भाई, और आई एच जेड द्वारा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होता है, जिसको हम पी बाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या अब देखते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या को s से व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या को s से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 पाई हो जाएगा, √11 √17 के माध्यम से हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। ये एस के बेसिस पे होता है, ये किसके बेस पे हो जाएगा, एस के बेसिस पे होता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या को एस से व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या को किससे व्यक्त किया जा सकता है, एस से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के अपरिमेय संख्या के बेसिस पे हो जाएगा भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या को एस से व्यक्त किया जाता है। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, -4 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, -1/2 आएगा, √3 आएगा, पाई भी आएगा, √7 भी आएगा, ठीक है। इस कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इस कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये वास्तविक संख्या के बेसिस पे भी आता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको आर से दर्शाया जाता है। तो प्राकृत संख्या गिनती या गणना वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे w = 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों सही संख्या परिवार पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या प्लस माइनस 0 पूर्णांक संख्या को i/z से दर्शाया जाता है, i/z -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को q से प्रदर्शित किया जाता है, q = 1/2 -3/2 0/1 -5/4 3/9। अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या को s से व्यक्त किया जाता है, s = √3 √2 √5 5 √11 √17। वास्तविक संख्या सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा समांतर माध्य और ये नंबर सिस्टम के बेसिस पे जो कि हम लोग बहुलक के कोडिंग में हम लोग इस चीज़ को अटैचमेंट किए थे, ठीक है। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।